हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज का डे 6 में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे बायोलॉजी से क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल्स फ्रूट राइपनिंग। तो फल का जो पकना होता है उसमें वो प्लांट में उसको कौन सा हार्मोन जो है कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए दिया है इथिलीन, ऑप्शन बी जिएटिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन्स, ऑप्शन डी जिब्रेलिक एसिड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, इथिलीन। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये वो प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट्स राइपनिंग को कंट्रोल करता है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, कोशिश करें आप खुद से उसका आंसर देने का, और वीडियो के अंत में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है उसमें से सही से दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, Which tissue cells separate to form different types of permanent tissue। तो वो कौन सा टिश्यू सेल है जो कि सेपरेट हो जाता है क्या करने के लिए? डिफरेंट परमानेंट जो टिश्यू है उसको फॉर्मेशन करने के लिए। ये प्लांट में कौन सा टिश्यू करता है? ऑप्शन ए पारेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, मेरिस्टेम टिश्यू जो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, द कैपिलरीज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम थिक ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ डैश। तो क्या चीज डिपॉजिट होने से कोलेनकाइमा टिश्यू जो है वो थिक हो जाता है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ऑप्शन बी लिग्निन एंड क्यूटिन, ऑप्शन सी पैक्टिन एंड काइटिन, ऑप्शन डी सुबेरिन एंड सेल्यूलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैड डेड सेल्स। तो कौन से टिश्यू में जो है डेड सेल्स होते हैं? ऑप्शन ए स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी इपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन डी पारेन्काइमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो है उसमें डेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक एग्स। तो फ्लावर का जो है फूल का कौन सा पार्ट जो है वो एग फॉर्मेशन करता है? ऑप्शन ए पिस्टिल, ऑप्शन बी कैलिक्स, ऑप्शन सी स्टेमेन, ऑप्शन डी कोरोला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पिस्टिल जो होता है फ्लावर में, जो पिस्टिल पार्ट होता है वही आगे जाके जो है एग फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा पेयर जो है इसमें से गलतली मैच किया हुआ है? ऑप्शन ए जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन सी रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इपिब्लेमा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, रूट हेयर जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन लिखा है यहाँ पे। ये रूट हेयर जो है ये नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। ये क्या करता है? ये सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकोट प्लांट। तो इनमें से कौन सा जो है एक मोनोकोट प्लांट है? ऑप्शन ए कैरोट, ऑप्शन बी डेजी, ऑप्शन सी गार्लिक, ऑप्शन डी रोज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, गार्लिक हो जाएगा इसका आंसर। मोनोकोट प्लांट क्या होता है? जो बीज से जब निकलने के बाद एक पत्ता जो निकलता है जो प्लांट में, उसको मोनोकोट प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे गार्लिक हो जाएगा एक मोनोकोट प्लांट। नेक्स्ट है, टैप रूट्स आर कॉमनली फाउंड इन डैश। तो टैप रूट्स इसमें से किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी मोनोकोट्स, ऑप्शन डी डाइकोट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डाइकोट्स जो है उसमें टैप रूट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड इन द लीव्स एंड इंटरनोड्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के लीव्स और इंटरनोड्स में जो कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये पाए जाते हैं? ऑप्शन ए इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन बी एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी लैटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये जो प्लांट होता है उसके लीव्स और इंटरनोड्स में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डाइवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के डाइवर्स कंपोनेंट्स इसमें से कौन है? ऑप्शन ए फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ऑप्शन बी सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ 1 and 2 मतलब कि बोथ ए और बी में जो दिया गया है ये दोनों ही जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड्स इन प्लांट इज डैश। तो प्लांट में कौन सा टिश्यू जो है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए जाइलम,
ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फ्लोएम जो है वो टिश्यू है जो कि प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लोएम हो जाएगा आंसर। यहाँ पे और एक चीज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जाइलम जो है ये क्या करता है, ये ध्यान रखना, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। प्लांट में ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी में जो यूट्रोफिकेशन होता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी enhanced growth of algae and algal blooms, ऑप्शन सी high amounts of nitrogenous nutrients and orthophosphates, ऑप्शन डी दिया है submerging idols in the water body। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। हाई अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजेनस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्थोफॉस्फेट्स, ये जो है पानी में जब हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजेनस न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑर्थोफॉस्फेट ये डिपॉजिट होते हैं जो वाटर बॉडी में, तब वहां पे यूट्रोफिकेशन का कारण ये जो है बनते हैं। नेक्स्ट है, those plants who depends on the other plants for their food is called dash। तो जो वो प्लांट जो कि अपना जो ये फूड के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी ऑटोट्रॉफ, ऑप्शन सी सप्रोट्रॉफ, ऑप्शन डी इंसेक्टिवोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उनको पैरासाइटिक प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट है, द बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज ए सप्लीमेंट्री फूड फॉर केटल स्पेशली फॉर मिल्किंग बोवाइन्स इज डैश। तो ये केटल के लिए जो कौन सा वो बायो फर्टिलाइजर जो है यूज किया जाता है, सप्लीमेंट्री फूड जो यूज करता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए एजाटोबैक्टर, ऑप्शन बी एजोस्पिरिलियम, ऑप्शन डी राइजोबियम, ऑप्शन डी एजोला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। एजोला जो है वो बायो फर्टिलाइजर है जो कि स्पेशली मतलब कि जो मिल्किंग जो कैटल होते हैं उनका जो सप्लीमेंट्री फूड के हिसाब से उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट्स ग्रोथ। तो वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि जो प्लांट का ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन डी ऑक्सिन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो है ये प्लांट के ये वो एक प्लांट हार्मोन है जो कि उसका ग्रोथ को इनहिबिट करता है, प्लांट का ग्रोथ को। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है प्लांट में, उसके लिए नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हो जाएगा आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रोस ऑन सॉइल व्हिच इज डेफिशिएंट इन डैश। तो जो सॉइल में जो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो सॉइल में ग्रो करते हैं वो सॉइल जो है किस चीज में के लिए, किस चीज में डेफिशिएंट है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नाइट्रोजन जो सॉइल में ये इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करते हैं वो सॉइल जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है, Where do plants get nutrients for growth and living। तो प्लांट जो है अपना ग्रोथ और लिविंग के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है ये कहां से उनको मिलता है? ऑप्शन ए एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी क्लोरोफिल से, ऑप्शन सी सॉयल, ऑप्शन डी लाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सॉयल, मिट्टी से, ठीक है। प्लांट जो है अपना न्यूट्रिएंट्स कहां से ये इसको ये करता है, मिलता है उसको ग्रोथ और लिविंग के लिए? सॉयल से, मिट्टी से जो है अपना वो ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है, Which of the following bacteria is free living anaerobic nitrogen fixing bacteria found in soil। तो मिट्टी में पाए जाने वाला कौन सा जो वो बैक्टीरिया है जो कि फ्री लिविंग होता है, एनारोबिक होता है। एनारोबिक मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन जो अपना ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। एनारोबिक होता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होता है। ऑप्शन ए दिया है एजेटोबैक्टर, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी विब्रियो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है जो कि फ्री लिविंग होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है और वो जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एक। लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट कॉजेस रिटार्डेड ग्रोथ इन प्लांट। तो कौन सा न्यूट्रिएंट जो कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट ग्रोथ जो है ये रिटार्डेड होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कॉपर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से जो है प्लांट का ग्रोथ जो है ये रिटार्ड होता है, मतलब कि इनहिबिट होता है। नेक्स्ट देखेंगे अभी फिजिक्स के क्वेश्चंस को। फिजिक्स का हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिकली द वर्क आउटपुट ऑफ ए मशीन इज डैश द वर्क इनपुट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो मतलब कि यहाँ पे पूछा है मशीन का वर्क आउटपुट जो है और वर्क इनपुट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ऑप्शन ए दिया है ऑलवेज मोर देन, ऑप्शन बी ऑपोजिट टू, ऑप्शन सी ऑलवेज लेस देन, ऑप्शन डी दिया है ऑलवेज 0 टू। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, ऑलवेज लेस देन, मतलब कि द वर्क आउटपुट ऑफ ए मशीन इज ऑलवेज लेस देन द वर्क इनपुट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि यहाँ पे सिंपली ये उस रूल पे ये क्वेश्चन गया है कि मतलब कि कोई भी एक मशीन जो है ये 100% इफिशियंट नहीं होता है। ठीक है, जितना भी हम लोग वहाँ पे वर्क इनपुट देंगे तो जो वर्क आउटपुट होगा इनपुट से हमेशा कम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how much work is done in moving a charge of 5 coulomb across 2 points having a potential difference of 16 volt। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी दिया है मतलब कि 5 कूलम चार्ज मतलब कि क्यू क्या दिया है 5 कूलम यहाँ पे, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि भी दिया है 16 वोल्ट। तो यहाँ पे पूछा है वर्क डन का वैल्यू कितना पूछा है, तो हम लोग को फॉर्मूला याद है, वर्क डन इक्वल्स V इंटू क्यू। ये कौन से ये से आया है फॉर्मूला से, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स वर्क डन बाय चार्ज। यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर डिराइव करते हैं तो हमको ये मिलेगा W इक्वल्स V इंटू क्यू। तो मतलब V इंटू क्यू मतलब 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज हो गया 5 कूलम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, 80 जूल, वर्क का यूनिट क्या है जूल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देख सकते हैं 80 दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है वर्क इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो वर्क जो है कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है वर्क हैज ओनली डायरेक्शन नो मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी वर्क हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन सी वर्क हैज नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ऑप्शन डी दिया है वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो वर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज द वर्क डन बाय डैश एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये इसको ब्लैंक को पूरा करना है। ऑप्शन ए ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन बी ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन सी नेट फोर्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे पूछा है, देख सकते हैं ऑप्शन में दिया है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स एफ एस कोस थीटा, ये हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर फोर्स का एफ क्या हो जाएगा, फोर्स, एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स का हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLT टू द पावर -2, ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे एस जो है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है L। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है तो ये हट जाएगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये L इंटू एल हो जाएगा L स्क्वायर T टू द पावर -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है ML स्क्वायर T टू द पावर -2, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, डैश इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है इसमें से क्या कौन डिफाइन करता है, ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी मोमेंटम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे पावर हो जाएगा, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following can do more work। तो नीचे जो ऑप्शन दिया है उसमें से किसमें जो है ज्यादा वर्क होता है, ऑप्शन ए रोटेटिंग व्हील, ऑप्शन बी ए मूविंग बुलेट, ऑप्शन सी ए स्पीडिंग स्टोन, ऑप्शन डी दिया है ए रेज्ड हैमर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, ए मूविंग बुलेट। क्यों, यहाँ पे कोई भी चीज जब मूव करता है यहाँ पे एक्सीलरेशन पोज में रहता है या फिर मूविंग बॉडी जो होता है उसका जो है वर्क डन जो है, जो बॉडी जितना स्पीड मूव करता है उसका वर्क डन उतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा वर्क करेगा, यहाँ पे ए मूविंग बुलेट, जो मूव करता हुआ एक बुलेट जो है वो ज्यादा वर्क करेगा। नेक्स्ट है, व्हिच इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, 1 HP इक्वल्स कितना है, ऑप्शन ए दिया है 7
46 वाट, ऑप्शन बी 74.6 वाट, ऑप्शन सी 7.46 वाट, ऑप्शन डी 07.6 वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, 746 वाट ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, इफ ए बल्ब यूजेस एनर्जी ऑफ 100 जूल एंड रिमेन्स ऑन फॉर 20 seconds देन द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज डैश। तो एक बल्ब अगर 100 जूल जो है एनर्जी यूज करता है और वो 20 सेकंड के लिए ऑन किया जाता है उस बल्ब को, तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? पावर इक्वल्स, हम जानते हैं पावर इक्वल्स एनर्जी पर टाइम, ठीक है, एनर्जी पर टाइम। यहाँ पे पावर निकालना है हमको, तो एनर्जी हमको 100 जूल दिया है और टाइम दिया है 20 सेकंड। यहाँ पे देख सकते हैं 5 वाट हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन डी में दिया है 5 वाट, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज डैश। तो यहाँ पे अगेन एक मैथमेटिकल ये दिया है, तो लेंस का पावर पूछा है जिसका कि फोकल लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को फिर से फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, पावर इक्वल्स लेंस का पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, पावर इक्वल्स 1 बाई फोकल लेंथ। तो यहाँ पे 1/f दिया है हमको कितना 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 0.01 मीटर, ठीक है, 0.01 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 100। यहाँ पे जो लेंस का पावर होता है उसका यूनिट क्या है डायोप्टर, डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी में देख सकते हैं 100 डी दिया है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डैश। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी और किसका एक कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन ए हीट एनर्जी, ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी न्यूक्लियर एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है, Which energy is converted into electrical energy by a solar cell। तो सोलर सेल जो है कौन से एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए केमिकल एनर्जी, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सोलर एनर्जी को जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सोलर सेल। नेक्स्ट है, Which among the following converts chemical energy to electrical energy। तो ऑप्शन में जो दिया है उसमें से कौन सा जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए मोटर, ऑप्शन बी डायनेमो, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी जनरेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, Which of the following is the ratio of kinetic energy to potential energy। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इसमें से कौन सा एक रेशियो है। तो पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एम जी एच, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर बाय एम जी एच, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने से हमको मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल्स वी स्क्वायर बाई 2gh। यहाँ पे ऑप्शन ए में देख सकते हैं वी स्क्वायर बाई 2gh दिया है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, Which of the following statement is correct about the कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम में एनर्जी कंजर्वेशन को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। ऑप्शन ए दिया है इट शोज ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी इट शोज ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी इट कंटेन्स बोथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंगली, ऑप्शन डी ऑल आर इनकरेक्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि पेंडुलम जो है ये एक अगर पेंडुलम हो गया तो ये इस तरफ दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये जब इस तरफ मूव करता है तो यहाँ पे स्टॉप करके फिर दूसरे तरफ मूव करता है। तो मतलब कि यहाँ पे जब स्टॉप करता है तो उसके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी, जब मूविंग पोजीशन में होता है तो इसके पास होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी जो है अकॉर्डिंगली कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट कंटेन्स बोथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द सेल। तो रिचार्जेबल जो सेल होता है या फिर जो बैटरी होता है उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर होकर रहता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी दिया है काइनेटिक एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, केमिकल एनर्जी जो है उसमें स्टोर होकर रहता है बैटरी में। नेक्स्ट है,
A compressed spring possesses more energy than spring of normal length because the compressed spring has dash। तो एक स्प्रिंग जब कंप्रेस पोजीशन में होता है उसमें ज्यादा एनर्जी होता है बजाय कि जो नॉर्मल लेंथ में जब वो एक स्प्रिंग जब नॉर्मल लेंथ में होता है। वो क्यों होता है? ऑप्शन ए दिया है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी हीट एनर्जी, ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी, ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, एक जो स्प्रिंग जब कॉम्प्लेक्स पोजीशन में रहता है तो उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस इन ए कंडक्टर कम्स फ्रॉम डैश एनर्जी। तो कौन से एनर्जी से इलेक्ट्रिकल जो ये एनर्जी इंड्यूस होता है वो कौन से एनर्जी से आता है? ऑप्शन ए दिया है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी हीट एनर्जी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी रेडिएशन एनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो एनर्जी कंजर्वेशन होकर रहता है वो जब इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस होता है वो किससे आता है? काइनेटिक एनर्जी से आता है। नेक्स्ट है, इन हाइड्रो पावर प्लांट्स व्हिच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उसमें वाटर के कौन से मतलब कि एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी, ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी, ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सही आंसर। वाटर जब स्टील पोजीशन में रहता है तो उसके पास होता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। फिर वाटर को मूव करा के पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम नीचे जो ऑप्शन दिया है उसमें से कहां पे वैलिड है? ऑप्शन ए ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑप्शन बी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल फोर्सेस, ऑप्शन सी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑप्शन डी फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये जितने भी सारे फोर्स हैं हर तरह के फोर्स के लिए ये वैलिड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर वीकेस्ट इन नेचर। तो जितने भी ऑप्शन में बॉन्ड्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा बॉन्ड जो है सबसे वीकेस्ट है? ऑप्शन ए सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन बी डबल बॉन्ड, ऑप्शन सी ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सबसे वीकेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ पे और एक चीज ये जानने वाला है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा आंसर। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर पूछता तो फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता वहां पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज पैरामैग्नेटिक। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ये पैरामैग्नेटिक है? ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन O2, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी C2, ऑप्शन डी N2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, O2 हो जाएगा। O2 जो है एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मतलब क्या? स्लाइटली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्लाइटली अट्रैक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज डैश। तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन इज डैश। क्या है? ऑप्शन ए दिया है एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, एक्सोथर्मिक। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट ये रिलीज करते हैं। ठीक है, रिलीज ऑफ हीट। यहाँ पे एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट जो है ये एब्जॉर्ब होता है। जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहा जाता है, और हीट जब रिलीज होता है तो उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन क्राइस्टल बाय डैश। तो कौन से बॉन्ड के वजह से मॉलिक्यूल्स जो है एक क्राइस्टल में मॉलिक्यूल्स एक साथ में हेल्ड होकर रहते हैं? ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ऑप्शन सी वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, ऑप्शन डी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन जो होता है वो ये अट्रैक्शन है जो कि क्राइस्टल में जो है मॉलिक्यूल्स को एक साथ में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्स डेस हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं और कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? यही क्वेश्चन में पूछा है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसका सिंबल क्या है? H2O। देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का
एक एटम है और हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है 2, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आयोनिक, कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनमें से किसमें जो है आयोनिक बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ऑप्शन ए दिया है NaCN, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaNC, ऑप्शन डी NaOH। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, NaNC। यहाँ पे देख सकते हैं Na प्लस NC माइनस, ये 2 हो जाएगा। ये इनमें ये 2 इनके अंदर क्या है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे N और C के बीच में क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और यहाँ पे N और C जो है कुछ कुछ जो है कोवेलेंट बॉन्ड का भी मतलब कि प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हेन इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये कब फॉर्म होते हैं। ऑप्शन ए when a hydrogen atom is in between the two highly electropositive atoms, option B when oxygen atom is in between two highly electronegative atoms, option C when a hydrogen atom is in between the two highly electronegative atoms, option D दिया है when oxygen atom is in between the two highly electropositive atoms। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, when a hydrogen atom is in between two highly electronegative atoms। तो 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब हाइड्रोजन एटम रहता है तब क्या करता है, हाइड्रोजन जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन कौन हो जाते हैं, याद रखना FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये तीनों जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। इन जैसे एटम के बीच में जब हाइड्रोजन एटम आता है तब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है Which of the following attractive force exist between different layers of graphite। तो ग्राफाइट के डिफरेंट लेयर्स में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन ए वेंडरवाल्स फोर्स, ऑप्शन बी कोलम्बिक फोर्स, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, वेंडरवाल्स फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who introduced the term covalent bond। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो ये टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन ए गिलबर्ट एन ल्यूइस, ऑप्शन बी वाल्थर कोसेल, ऑप्शन सी इरविंग लैंगमुर, ऑप्शन डी दिया है वोल्फगैंग अर्नेस्ट पॉली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। इरविंग लैंगमुर जो है ये इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड ये जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है द कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्लासिफाइड इनटू डैश। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये किस में क्लासिफाई इनको किया जा सकता है। ऑप्शन ए सिग्मा बॉन्ड, ऑप्शन बी पाई बॉन्ड, ऑप्शन सी नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, बोथ ए एंड बी। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये दोनों जो है इनको कोवेलेंट बॉन्ड में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये दोनों जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये दोनों एक एक तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग लिक्विड्स इज डैश। तो लिक्विड्स जो ऑप्शन में जो लिक्विड्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा लिक्विड जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट को सबसे बेस्ट कंडक्ट करता है। ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी दिया है वाटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मर्क्यूरी पार जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है लिक्विड्स में। नेक्स्ट है डैश इज द चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट। तो जब सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जो कन्वर्जन होता है या फिर चेंज होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी फ्यूजन, ऑप्शन डी वेपराइजेशन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सब्लिमेशन। एक सॉलिड जब डायरेक्टली मतलब कि सॉलिड जो है डायरेक्टली लिक्विड ना होकर डायरेक्टली जब गैस हो जाता है तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है उस प्रोसेस को। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट्स अवोगाड्रो लॉ। तो अवोगाड्रो जो ऑप्शन में जो इक्वेशन दिया गया है उनमें से कौन सा इक्वेशन जो है अवोगाड्रो के लॉ को स्टेट करता है। ऑप्शन ए पी बाई टी इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ऑप्शन सी वी बाई टी इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ऑप्शन डी दिया है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ पे वी क्या है, वी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस और एन हो जाएगा क्या, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हिच गैस लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस। तो कौन से गैस लॉ जो है ये वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो है एक रिलेशनशिप देता है गैस में। ऑप्शन ए दिया है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी ग्राहम्स लॉ, ऑप्शन डी डाल्टन्स लॉ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बॉयल्स लॉ जो है ये वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है गैस के लिए। नेक्स्ट है व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस। तो जब आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है तो नीचे जो ऑप्शन दिया है उसमें से क्या होता है? ऑप्शन ए हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन बी हीट इज रिलीज्ड, ऑप्शन सी टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑप्शन डी टेम्परेचर डिक्रीजेस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो हीट एब्जॉर्ब होता है, तो मतलब कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनरिएक्टिव गैस। तो नीचे जो दिया गया है ऑप्शन में उसमें से कौन सा गैस जो है एक अनरिएक्टिव होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये एक अनरिएक्टिव गैस है, बहुत ये ना मतलब कि ये रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए ये याद रखना नाइट्रोजन जो है उसको बल्ब में यूज किया जाता है, बल्ब के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपराइजेशन रेफर्स टू द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम डैश टू डैश। तो वेपराइजेशन जो होता है वो मैटर किस स्टेट से कौन से स्टेट में ये चेंज होता है? ऑप्शन ए सॉलिड टू गैस, ऑप्शन बी सॉलिड टू लिक्विड, ऑप्शन सी लिक्विड टू गैस, ऑप्शन डी गैस टू लिक्विड। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लिक्विड टू गैस। तो वेपराइजेशन क्या होता है? मैटर जो है जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है द हीट रिलीज एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड डैश। तो कंडेंसेशन के टाइम में जो हीट रिलीज होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी लैटेंट हीट, ऑप्शन सी इवापोरेशन, ऑप्शन डी सब्लिमेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लैटेंट हीट हो जाएगा सही आंसर। जब हीट रिलीज होता है कंडेंसेशन के टाइम में उसको लैटेंट हीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस वेयर हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो नीचे जो केसेस दिए गए हैं उसमें से कौन से केस में जो है हेनरी का लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया है प्रेशर ऑफ गैस इज हाई, ऑप्शन बी गैस डज नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, ऑप्शन सी गैस डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ऑप्शन डी टेम्परेचर ऑफ गैस इज हाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इज हाई। जब गैस का प्रेशर हाई होता है तो वहां पे हेनरी का लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच वेरिएबल इज हेल्ड कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में कौन सा वेरिएबल जो है उसको कांस्टेंट रखा जाता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी हीट, ऑप्शन डी प्रेशर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रेशर जो है चार्ल्स लॉ में प्रेशर जो है ये कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जनरल साइंस से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस को कवर करना क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सारे जो क्वेश्चंस उसको देखना है, उसके आंसर को देखना है और कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा आप जो 60 क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए उसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर अब जो है आप सही से दे पाए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।